एक बार की बात है कि रूस में एक जगह एक पति पत्नी रहते थे। उनके 3 बेटे थे। उनके तीनों बेटे बड़े हो रहे थे, सो उन पति पत्नी ने सोचा कि अब घर में कुछ पोते पोतियां खेलने चाहिए। सो उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे ग्रिगोरी को बुलाया और उससे कहा कि वह बाहर जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढे। ग्रिगोरी घर पर ही बहुत खुश था, वह शादी भी नहीं करना चाहता था, पर उन दिनों बच्चे वही करते थे जो उनसे करने को कहा जाता था। सो ग्रिगोरी बाहर अपनी पत्नी ढूंढने चल दिया, पर उसने उसे ढूंढने में बहुत मेहनत नहीं की। वह एक बहुत ही शर्मीला लड़का था, सो वह सारे शहर में एक तरफ से गया और यह सोचते हुए दूसरी तरफ से निकल आया कि उसको किसी ने देखा नहीं। जब वह पुराने शहर के फाटक से निकल रहा था तो कुछ हंसती हुई लड़कियां उसके पास से निकल गईं। उसने उनको ये दिखाने की बहुत कोशिश की कि उसका उनसे कोई वास्ता नहीं था। जब वे वहां से चली गई वह वहां से भाग लिया। शहर से बाहर निकलकर वह एक ऐसी सड़क पर आ गया जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वहां आकर उसको एक बहुत ही डरावना ड्रैगन मिल गया। तो डर के मारे वह दूसरी तरफ भागने लगा, पर ड्रैगन भी उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बड़ी नम्र आवाज में बोला, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम कहां जा रहे हो? कुछ पल तो ग्रिगोरी कुछ बोल नहीं सका, पर कुछ देर बाद हकलाते हुए बोला, ओह नहीं नहीं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ। मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, पर मुझे कोई ठीक सी लड़की ही नहीं मिल रही है। ड्रैगन बोला, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूँ। अगर तुम उस इम्तिहान में पास हो गए तो तुमको पत्नी मिल जाएगी। क्योंकि वह ड्रैगन बहुत ही नम्रता से बोल रहा था, इसलिए ग्रिगोरी को लगा कि विचार बुरा तो नहीं है, सो वह इम्तिहान देने के लिए उसके साथ चल दिया। चलते चलते वे दोनों एक काले संगमरमर की बड़ी सी चट्टान के पास आ पहुंचे। ड्रैगन बोला, अगर तुम इस चट्टान को हटा पाओगे तो तुमको वह मिल जाएगा जो तुम ढूंढ रहे हो। ग्रिगोरी को वह पत्थर बिल्कुल भी भारी नहीं लग रहा था, बल्कि उसको देखकर तो वह अपने आप को बहुत ही ताकतवर महसूस कर रहा था। तो उसने ये बोलते हुए पत्थर हटाना शुरू किया, ओह इस पत्थर को तो मैं चुटकियों में हटा दूंगा। कहकर उसने पत्थर को पहले खींचा, फिर उसको धक्का दिया, पर वह पत्थर तो हिलकर ही न दे। ये देखकर वह ड्रैगन से बोला, चिंता न करो, मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको गलत तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद इसको एक तरफ को धक्का देना पड़ेगा। उसने फिर ऐसा ही किया। पत्थर को धक्का लगाते लगाते वह हाँफने लगा, उसकी सांस तेज हो गई, उसके सिर में हथौड़े बजने लगे, उसका पसीना छूट गया और वह तो बस बिल्कुल बेहोश होने वाला ही हो गया। ये देखकर ड्रैगन बोला, अफसोस, तुम तो इस इम्तिहान में ही फेल हो गए। तुमको अब पत्नी नहीं मिलने वाली। ग्रिगोरी को ये देखकर थोड़ा बुरा लगा कि वह इम्तिहान में फेल हो गया, पर दूसरी तरफ ये सोचकर वह खुश भी हुआ कि अब उसको शादी नहीं करनी पड़ेगी। यही सब सोचता हुआ वह अपने घर वापस आ गया। घर आकर उसने अपने माता पिता को बताया कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था। उसके माता पिता बहुत ही दुखी हुए, पर उन्होंने ये ग्रिगोरी से कहा नहीं। कुछ दिन बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे मीशा को बाहर भेजने का इरादा किया कि वह भी बाहर जाए और अपने लिए एक पत्नी ढूंढ कर लाए। मीशा भी वैसा ही महसूस करता था जैसा ग्रिगोरी महसूस करता था। उसको भी घर में बैठे रहना बहुत अच्छा लगता था और जिंदगी को आसान तरीके से जीना अच्छा लगता था। पर उसको भी मालूम था कि उसको भी जाना पड़ेगा। उसके साथ भी वही हुआ जो ग्रिगोरी के साथ हुआ था। उसको भी सड़क पर वही ड्रैगन मिला जो ग्रिगोरी को मिला था, या फिर शायद दूसरा भी हो सकता था। पर कुछ भी हो, उसने भी मीशा से यही कहा कि वह उसका एक इम्तिहान लेगा और अगर वह उसमें पास हो गया तो समझो कि उसको उसकी पत्नी मिल गई। पर वह भी रोता हुआ घर वापस आया और रोते हुए अपने माता पिता को बताया कि वह भी वह पत्थर नहीं हटा सका। माता पिता के मुंह से निकला, ओह बेचारा मीशा, हम जानते हैं कि तुमने उस पत्थर को हटाने में अपनी पूरी कोशिश लगा दी होगी, पर खैर अब क्या हो सकता है। हालांकि वे इस बात से पहले की तरह फिर से बहुत ही दुखी हुए, फिर भी उन्होंने अपने इस दुख को छिपाकर ही रखा। पर रात को जब उनके बच्चे सो गए तो दोनों इस बारे में बात करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। पिता बोला, ये सब देखकर अब हम इवान को तो उसकी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि वह तो कोई काम ठीक से करता ही नहीं है। वह तो सारा दिन बस अंगीठी के पास बैठा बैठा सूरजमुखी के फूल के बीज खाता रहता है। इसके अलावा उसको बाहर भेजना खतरे वाला काम भी तो हो सकता है। क्या पता वह ड्रैगन उससे गुस्सा हो जाए और वह उसको मार दे। इसलिए इवान को बाहर नहीं भेजा गया, जो इवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने अपने माता पिता की बहुत मिन्नतें की और उनको बाहर जाने के लिए मना ही लिया, सो उनको उसको भी अपनी पत्नी ढूंढने के लिए बाहर भेजना ही पड़ा। पर अगली सुबह उन्होंने फिर अपना विचार बदल दिया।
पर इस बात के लिए अब काफी देर हो चुकी थी। इवान तो सुबह ही घर छोड़कर अपनी यात्रा पर निकल गया था। उसको भी सड़क पर ड्रैगन मिला। उसने उससे भी पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? इवान बोला, मेरे भाई शादी करना चाहते थे पर उनको तो पत्नी मिली नहीं, अब मेरी बारी है। उस ड्रैगन ने अपनी भौहें उठाकर उससे पूछा, क्या तुम सचमुच में शादी करना चाहते हो? इवान बोला, क्यों नहीं, तो तुम्हें एक इम्तिहान पास करना पड़ेगा। ठीक है, पर क्या तुम सचमुच में इम्तिहान पास करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भाई तो उस इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, पर मैं उस इम्तिहान को पास करना चाहता हूँ, तो फिर आओ मेरे साथ। दोनों उसी काले संगमरमर की चट्टान के पास आ पहुंचे जहां वह ड्रैगन पहले उसके दोनों भाइयों को लेकर आया था। ड्रैगन ने उससे भी उस चट्टान को वहां से हटाने के लिए कहा। इवान ने उस चट्टान में एक जोर की ठोकर मारते हुए कहा, तुम्हारा मतलब इस चट्टान से है? हाँ, तुमने ठीक समझा, मेरा मतलब इसी चट्टान से था। इवान चट्टान हटाते हुए बोला, पर मेरे भाई लोग इसको क्यों नहीं हटा सके? इवान ने देखा कि उस चट्टान के नीचे तो एक गहरी झिरी खुली हुई थी। ड्रैगन बोला, शायद वे इसको हटाने के लिए काफी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। देखता हूँ ये कितनी गहरी होगी, कहकर इवान नीचे जमीन पर झुककर उसके अंदर झांकने लगा। उसने देखा कि उसमें तो बहुत अंधेरा है और वह तो काफी गहरी चली गई है, क्योंकि उसके अंदर तो एक खोखली नली चली गई थी और नीचे जाकर तो वह दिखाई भी नहीं दे रही थी। ये देखकर इवान कांप गया और एकदम से पीछे हट गया। उसने ड्रैगन से पूछा, इसमें अंदर क्या है? क्या इसके नीचे? इसके नीचे तो पाताल है, और क्या है? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या है ये? अरे तुमको नहीं पता, दूसरे राज्यों की तरह से वहाँ भी राज्य है, जैसे तांबे का राज्य, चांदी का राज्य और सोने का राज्य, और हर राज्य में एक एक ज़ारेवना है। इवान बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा है। सो जब मैं यह इम्तिहान पास कर लूँगा तो वह लड़की मुझे कहाँ मिलेगी जिससे मुझे शादी करनी है? वह लड़की तुम्हें नीचे मिलेगी। तुम कम से कम एक ज़ारेवना से शादी कर लो। क्या उनमें से एक से शादी? नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पाताल के राज्यों में नहीं जा रहा, मुझे तो वहाँ लोग मार देंगे। अचानक ड्रैगन जोर से चिल्लाया, पर इवान तुम इसीलिए तो यहाँ हो कि तुमको उन्हें आज़ाद कराना है। ड्रैगन की भयानकता को देखकर तो इवान इतना घबरा गया कि वह तो बस यही सोचता रह गया कि किसी तरह से वह सुरक्षित घर पहुंच जाए। वह बुड़बुड़ाया, पहले मैं इसके बारे में सोच लूं। ये सोचते हुए कि थोड़ी देर में ही ड्रैगन थक जाएगा और वहां से चला जाएगा, वह वही खड़ा खड़ा उस झिरी में से उस खोखली नली को देखता रहा। उसने देखा कि उस झिरी में उस खोखली नली में होकर चमड़े की एक कुर्सी दो रस्सियों के सहारे नीचे की तरफ लटक रही थी। उसके मुंह से निकला, यह क्या है? ड्रैगन बोला, तुम इस चमड़े की कुर्सी में बैठ जाओ और मैं तुमको नीचे उतार दूंगा। अगर तुमको वहां देखने में अच्छा न लगे तो तुम अपनी रस्सी 2 बार खींच देना, मैं तुमको वापस ऊपर खींच लूंगा। अब तक इस पाताल के बारे में इवान की उत्सुकता काफी जाग चुकी थी, सो उसने सोचा कि क्यों न एक बार वहां जाकर देखा जाए। सो वह ड्रैगन से बोला, पर अगर मैं ये रस्सी 2 बार खींचूं तो तुम मुझको तुरंत ही ऊपर खींच लेना। ठीक है। ड्रैगन ने इवान से वायदा किया कि जैसे ही वह रस्सी 2 बार खींचेगा तो वह उसको ऊपर खींच लेगा। इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठ गया और ड्रैगन ने वह कुर्सी नीचे उतार दी। इवान उस कुर्सी में बैठा झूलता हुआ उस खोखली नली के सहारे अंधेरे में नीचे चला जा रहा था। वह सोच रहा था कि वह अंधेरा कभी खत्म होने पर भी आएगा या नहीं। नीचे जाते जाते इवान ने आखिरी बार रोशनी के लिए ऊपर देखा, यानी रूस का आसमान देखा, और फिर सोचा कि पता नहीं अब वह आसमान फिर कभी देखेगा या नहीं। उस खोखली नली में अब सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया था। उसकी दीवारों में लगे क्रिस्टल चमक रहे थे, पर उनसे वहां कोई रोशनी नहीं हो रही थी। उसने चिल्लाकर ड्रैगन से अपने आप को वापस खींच लेने के लिए आवाज लगाई, पर वहां तो कुछ भी नहीं हुआ। वह तो ये बिल्कुल ही भूल गया था कि अपने आप को ऊपर खींचने के लिए उसको चिल्लाना नहीं था, बल्कि रस्सी को 2 बार खींचना था। उसकी अपनी ही आवाज की गूंज उसको सुनाई दी तो वह और डर गया। उसकी कुर्सी भी बहुत जोर जोर से हिलने लगी। वह अगर उस कुर्सी में जरा सा भी हिलता तो उस खोखली नली की दीवार से टकरा जाता। मिट्टी के ढेले और पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगते। उसने उनके नीचे गिरने की आवाज सुननी चाहिए भी, पर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। सो जब उसकी कुर्सी झूलती हुई उस खोखले डंडे से होकर नीचे जा रही थी, उसके मन में एक अजीब सा विचार आया। ये तो एक जाल भी हो सकता है और वह ड्रैगन तो मुझे कभी भी नीचे गिरा सकता है। और यह विचार आते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपना चेहरा अपनी बाहों से ढक लिया और यह सोचना शुरू कर दिया जैसे कि वह अपने घर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है।
हालांकि इससे उसका कुछ खास काम नहीं बना, पर फिर भी वह कुछ शांति महसूस करने लगा। वह सोच रहा था कि पता नहीं ड्रैगन अभी भी उसकी कुर्सी की रस्सी पकड़े वहां खड़ा होगा या नहीं। फिर उसने सोचा, जरूर खड़ा होगा, क्योंकि नहीं तो वह तो इससे भी कहीं और ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा होता। जल्दी ही अब उसको सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगी थीं। मुझे जागते रहना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि इस गड्ढे का कहीं कोई अंत ही न हो। धीरे धीरे वह बेहोश सा होने लगा। जब उसे कुछ होश में आया तो उसने धुंधलके में देखा कि वह ठंडे पत्थरों के ऊपर लेटा हुआ है। उस खोखली नली से हरे रंग की रोशनी निकल रही है। उसने देखा कि वह अभी भी उसी चमड़े की कुर्सी में बैठा हुआ है। उसने उस कुर्सी की चमड़े की पट्टियां खोल दी। अब वह थोड़ा आराम से सांस ले पा रहा था, या हो सकता है कि ऐसा उसको इसलिए महसूस हो रहा हो कि वह अब इस माहौल का आदी हो चुका था। इवान तांबे के राज्य में। इवान ने अपना चारों तरफ देखा कि वह रास्ता ढूंढ सके जहां से वह पाताल में पहुंच पाएगा। जब उसकी आंखें धुंधलके में देखने की आदी हो गई तो उसको उस खोखली नली से निकलते हुए कई रास्ते दिखाई दिए। उनमें से एक रास्ते के आखिर पर उसको लाल से रंग की रोशनी चमकती दिखाई दी। वह उसी चमकती हुई रोशनी की तरफ चल दिया। जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह रोशनी तो तांबे के रंग की थी। कुछ ही देर में वह रास्ता बंद हो गया और वह बाहर खड़ा नजर आया। बाहर निकलकर उसने देखा कि वह तो समुद्र के किनारे एक तांबे के जंगल में चल रहा था। उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा, पर उसको सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। केवल भारी भारी बादल ही हल्की हवा में लटके हुए थे और पेड़ों के ऊपर कोहरा छाया हुआ था। जब वह उस तांबे के जंगल से बाहर निकला तो उसके सामने तांबे का बना एक महल खड़ा था। महल का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत ही सुंदर जारेवना सीढ़ियां उतरकर उसके सामने आई। ऐसा लगता था जैसे कि उस राज्य में हर चीज तांबे की बनी हुई थी। यहाँ तक कि जारेवना जो कपड़े पहने हुई थी वे कपड़े भी बहुत ही पतले तांबे के बने हुए थे, और जब वह उसके पास आ रही थी तो बड़ी अजीब सी आवाज कर रहे थे। उसके लंबे लंबे बाल भी तांबे के रंग के थे। उसने इवान का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ, इस तांबे के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। आओ, महल में आओ और मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। इवान के कपड़े और उसके शरीर की खाल भी उसके तांबे की रोशनी से तांबे के रंग की हुई जा रही थी। वह उसकी चकाचौंध से कुछ बेहोश सा होता हुआ उसके सामने काफी नीचे तक झुककर बोला, प्रिय राजकुमारी जी, आप मुझसे कई सवाल पूछ रही हैं और आपने मुझे अभी तक कुछ खाने पीने के लिए दिया नहीं है। ये सुनकर वह तुरंत ही अंदर गई और इवान के लिए कुछ खाने और कुछ पीने के लिए ले आई। हालांकि वहां का वह तांबे के रंग का खाना देखने में बड़ा अजीब सा था, पर उसने जितने खाने अब तक खाए थे उन सब में वह सबसे ज्यादा स्वादिष्ट था। उसने सोचा शायद उसके ऊपर जो तांबे के रंग की रोशनी पड़ रही थी इसीलिए वह उसको ऐसा लग रहा होगा। लगता है जैसे कि उस जारेवना ने इवान के मन की बात पढ़ ली हो, सो वह मुस्कुरा कर बोली, ऐसा मत सोचना कि यह सब तांबे के रंग की रोशनी की करामात है। बहुत सारे लोगों ने ये गलती की है और हमारे पानी में तैरने की भी गलती की है। यह विचार ठीक नहीं है। इस राज्य में हर चीज तांबे की बनी हुई है, यहाँ तक कि अब तो तुम भी तांबे के बने हुए हो गए हैं। ये सुनकर इवान ने अपना चेहरा छूकर देखा तो कांप गया। वह ठीक कह रही थी। उसकी खाल सख्त और ठंडी हो गई थी। पर मैं धातु का आदमी नहीं बनना चाहता। जैसे ही वह ये बोला उसको लगा कि उसकी आवाज भी धातु की आवाज जैसी हो गई है। वह हंसकर बोली, पर अब तो तुम वैसे ही बन गए हो। अचानक जारेवना को लगा कि इवान को धातु का बनने में अच्छा नहीं लग रहा है, सो वह फिर बोली, तुम चिंता मत करो इवान, ये बदलाव तो केवल उसी समय के लिए है जब तक तुम यहाँ हो, बाद में ये सब खत्म हो जाएगा। ये सब तो जादू का कमाल है। जब हम लोग ऊपर की दुनिया में चले जाते हैं तो हम लोग भी सामान्य लोगों की तरह ही हो जाते हैं। इसलिए अब तुम यहाँ आराम से बैठो और मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। अगर तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कराने आए हो तो मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। इवान ने पूछा, आप यहाँ कब से रहती हैं? राजकुमारी ने कुछ दुखी होते हुए कहा, मुझे किसी और जगह की याद ही नहीं है। मुझे केवल सूरज और चांद नाम की चीज़ों की भी बहुत धुंधली सी याद है, पर यह भी अब बहुत पुरानी बात हो गई। तब इवान ने जारेवना को अपने बारे में और ड्रैगन के मिलने के बारे में सब कुछ बताया। उसने उसको ये भी बताया कि वह अपने लिए एक पत्नी ढूंढने निकला था। उसको बहुत खुशी होगी अगर वह उससे शादी कर लेगी। राजकुमारी ने जवाब दिया, नहीं, यह नहीं हो सकता इवान, क्योंकि मैं ये जगह तभी छोड़ सकती हूँ जबकि पहले सुनहरी जारेवना यहाँ से आज़ाद हो जाए। उसके लिए तुम पहले समुद्र के किनारे वाले जंगल में से जाओ और फिर अंधेरी सुरंग में से होकर जाओ तो तुम चांदी के राज्य में पहुँच जाओगे।
वहाँ तुमको एक और जारेवना मिलेगी जो मुझसे भी ज्यादा सुंदर होगी। सो इवान उसे वही छोड़कर चांदी के राज्य में जाने के लिए तैयार हुआ। उसके जाने से पहले इस तांबे के राज्य वाली जारेवना ने उसको उसकी रक्षा के लिए एक तांबे की अंगूठी दी। इवान ने उसको इसके लिए धन्यवाद दिया और वहां से चल दिया। इवान चांदी के राज्य में इवान सुरंग में चलता रहा तो उसको उस सुरंग के आखिर में एक सफ़ेद रोशनी चमकती दिखाई दी। जैसे जैसे वह उस रोशनी के पास आता गया तो उस रोशनी की चमक तेज और तेज होती गई। जल्दी ही वह एक बड़ी सी गुफा में खड़ा हुआ था। उसकी तो छत ही बहुत ऊंची दिखाई देती थी, जैसे वह मीलों ऊपर तक हो। उस गुफा की छत से चांदनी की एक चमकीली किरण सफ़ेद बिछ के जंगल के ऊपर पड़ रही थी। चांदी जैसे सफ़ेद समुद्र के किनारे पर एक महल खड़ा था। गुफा के फर्श पर चांदी का मुलायम रेत बिखरा पड़ा था। उसकी छत से चमकते हुए पत्थर लटके थे जिनसे रोशनी हो रही थी। आवाज़ों में वहां केवल हवा की और समुद्र के किनारे पर उसकी लहरों के टकराने की ही आवाज़ हो रही थी। समुद्र के किनारे एक जारेवना अपनी घोड़ी पर सवार हुई घूम रही थी। इवान को देखकर वह उसकी तरफ घूमी तो घोड़े की कुदान से समुद्र का ठंडा पानी जो इधर उधर बिखरा तो इवान कांप गया। वह अपने घोड़े की रास पकड़कर घोड़े को सीधे उसके सामने ले आई। अपने चेहरे से अपने चांदी के बाल हटाते हुए वह बोली, इस चांदी के राज्य में तुम्हारा स्वागत है। इवान ने सोचा कि जैसे पहले वाली जारेवना तांबे की बनी थी, शायद ये जारेवना चांदी की बनी हुई होगी। उसने उसको बहुत नीचे तक झुककर नमस्ते की। उसने भी इवान से पूछा कि वह कहाँ से आया था और कहाँ जा रहा था। थोड़ा रुककर वह बोला, प्रिय राजकुमारी, तुम्हारे सवालों के जवाब देने से पहले मुझे कुछ खाना और पीना चाहिए। वह उसको महल के अंदर ले गई और उसको कुछ खाने के लिए और शराब पीने के लिए दी। वहाँ खाना चांदी की तरह सफ़ेद था और शराब भी बिल्कुल चमकती हुई सफ़ेद थी। जब वह खा रहा था तो उसने अपने हाथों की तरफ देखा। उसने देखा कि उसका तांबे जैसा रंग तो बिल्कुल ही चला गया था और अब उस रंग की जगह चांदी का रंग लेने लगा था। उसने अपने बालों में अपनी उंगलियां फिराईं तो उनमें भी उसको कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उसने सोचा, उम्मीद है कि यह सब भी बहुत देर तक नहीं रहेगा। जब वह खा चुका तो जारेवना से बोला कि वह एक पत्नी की तलाश में था। क्या वह उससे शादी करना पसंद करेगी? वह बोली, अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। तुमको इस अंधेरी सुरंग से जाना पड़ेगा जब तक कि तुम सोने के राज्य में न पहुंच जाओ। वहां एक और जारेवना तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहले तुम्हें उसे आज़ाद कराना पड़ेगा। उसने भी उसको एक चांदी की अंगूठी दी और कहा, लो ये चांदी की अंगूठी लो और देखो, इसे हमेशा पहने रहना। ये तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी रक्षा करेगी। इवान ने उससे वह चांदी की अंगूठी ली, उसको धन्यवाद दिया और अपनी आगे की यात्रा पर आगे बढ़ गया। इवान सोने के राज्य में उस अंधेरी सुरंग में कुछ दूर चलने के बाद इवान को उसके आखिरी हिस्से पर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। पहले की तरह से जब वह उस सुरंग के आखिर में पहुंचा तो ये गुफा तो पहली दो गुफाओं से भी बहुत बड़ी थी। जार के इस राज्य में तो हर चीज सोने में नहाई जैसी लग रही थी। एक पल को तो उसको लगा कि वह सूरज देख रहा है, पर जब उसने ऊपर देखा तो उसको इस रोशनी में थोड़ी गर्मी तो लगी, पर बाहर की दुनिया में उसे सूरज कहीं दिखाई नहीं दिया। पर जब उसने बाद में उसके बारे में सोचा तो उसने देखा कि वह तो पानी के ऊपर धूप की चमक पड़ रही थी। उस रोशनी में तो उसकी अपनी खाल और कपड़े भी सुनहरे लग रहे थे। उस सोने के राज्य में सारी चीजें असली सोने की थीं। जारेवना भी अपने महल के सामने सुनहरी रेत पर खड़ी हुई थी। वह इवान को देखकर बहुत खुश हुई और उसने इवान के सामने सुनहरी खाना और सुनहरे रंग की चमकती शराब रखी। इवान ने उसको बताया कि वह अपने घर से अपनी पत्नी ढूंढने निकला था। फिर उसने उससे कहा, अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो अभी मेरे साथ चलो। ये सुनकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ जब राजकुमारी ने उससे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी, पर पहले तुम ये सोने की अंगूठी लो और देखो, तुम इसको तांबे की और चांदी की अंगूठियों के साथ साथ हमेशा पहने रहना। ये तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगी। अब हम चलते हैं और अपनी बहनों को आज़ाद कराते हैं। कहकर वे उसी अंधेरी सुरंग से वापस चल दिए। वे चांदी के राज्य से गुजरे। वहां चांदी के राज्य वाली जारेवना ने उनका बड़े जोर शोर से स्वागत किया और वह भी उनके साथ चल दी। फिर वे तांबे के राज्य में आए जहां से पहली जारेवना भी उनके साथ होली। उसके बाद वे उस जगह आए जहां इवान ऊपर से उस खोखली नली से नीचे उतरा था। उसमें चमड़े की कुर्सी अभी भी लटकी हुई थी, पर उस खोखली नली का अंत उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसको पता ही नहीं था कि उसके दोनों भाई वहां खड़े हुए थे। असल में जब इवान कई दिनों तक नहीं लौटा तो उसके माता पिता ने उनको इवान को ढूंढ लाने के लिए भेजा था।
उन्होंने अंदाज लगाया कि वह शायद यही नीचे होगा, सो वे वहां घंटों खड़े खड़े इस बात की हिम्मत बटोर रहे थे कि वे वहां नीचे कैसे उतरे। बाद में जब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी तो उन्होंने एक दूसरे को ये कहकर बहला लिया कि शायद इवान मर गया। वे लोग वहां से जाने ही वाले थे कि तांबे के राज्य वाली जारेवना उस चमड़े की कुर्सी में चढ़ गई और उसकी रस्सी को एक हल्का सा झटका दिया। इवान के भाइयों ने रस्सी हिलती देखी तो उनको लगा कि कोई उनसे नीचे से कुछ कहना चाहता है, सो उन्होंने वह रस्सी खींचनी शुरू कर दी। जब वह चमड़े की कुर्सी ऊपर आई तो उसमें तो तांबे के राज्य की जारेवना बैठी हुई थी। ऊपर आकर उसने वह कुर्सी फिर से नीचे भेज दी। इस बार चांदी के राज्य की जारेवना ऊपर आई और फिर सोने के राज्य की जारेवना ऊपर आई। आखिर में इवान उस चमड़े की कुर्सी में बैठा। उसके भाइयों ने उसे खींचा, पर अब तक वे उस रस्सी को खींचते खींचते थक चुके थे, सो वे बहुत धीरे धीरे रस्सी खींच रहे थे। पर जब उनको ये पता चला कि उस कुर्सी में इवान था तो उनको उससे जलन होने लगी कि इवान वहां सफल हो गया था जहां वे बुरी तरह फेल हो गए थे। ग्रेगरी बोला कि हम उसकी सहायता क्यों करें। मीशा भी बोला, इस तरह से तो सारे गांव में लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और हम बदनाम हो जाएंगे। तो जब तक इवान आधे रास्ते तक भी नहीं आया था कि उसके आने से पहले ही ग्रेगोरी नीचे झुका और इससे पहले कि जारेवनाइन उसे रोक सकती उसने उस चमड़े की कुर्सी की रस्सी काट दी। तीनों जारेवनाइन इवान के लिए बहुत जोर जोर से रो पड़ी। उन्होंने इवान के भाइयों से बहुत प्रार्थना की कि वे उसको बचा लें, पर वे तो उसकी सुनने वाले थे नहीं। जारेवनाइन तो बस अब इसी से संतुष्ट थी कि इवान उनकी दी हुई अंगूठियां अभी तक पहने था। इवान का पाताल से बाहर निकलना। उधर रस्सी के कत्ते ही इवान उस अंधेरे खोखली नली में नीचे गिर पड़ा। वह 2 दिन तक तो वहां से हिल भी नहीं सका। जब वह हिलने डुलने लायक हो गया तो वह बहुत ही नाउम्मीद सा बैठ गया कि अब वह बाहर जाने का रास्ता कैसे पाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह यही समझ नहीं पा रहा था कि वह वहां से बाहर जाने के लिए किससे पूछे और अब कौन सी सुरंग ले। फिर यह सोचकर उसने एक दूसरी ही सुरंग ली कि शायद यही सुरंग उसको वहां से बाहर ले जाएगी। वह सुरंग धीरे धीरे नीची होती जा रही थी। कहीं कहीं तो उस सुरंग की छत इतनी नीची थी कि उसको बहुत झुककर चलना पड़ रहा था और कभी कभी तो उसको पत्थरों पर घुटनों के बल भी चलना पड़ रहा था। कुछ देर इस तरह चलने के बाद इवान को लगा कि वह सुरंग कुछ चौड़ी और ऊंची हो गई है। जल्दी ही वह एक बहुत ही बड़ी गुफा में खड़ा था। ये गुफा तो उसको किसी दूसरी दुनिया का ही हिस्सा लग रही थी। हालांकि वहां काफी अंधेरा था, पर फिर भी वह वहां ठीक से देख पा रहा था। वहां आसमान में बादल बहुत नीचे थे, सो वह ये नहीं जान सका कि उस राज्य के आसमान में चांद या तारे थे या नहीं। वह वहां एक जंगल में दलदल के किनारे खड़ा था। सीलन की गंध चारों तरफ उड़ रही थी। हवा ठंडी थी, सो वह इधर उधर किसी ऐसी गर्म जगह की तलाश में था जहां वह उस ठंड से बच सके। सारे में वहां कई रंगों के और कई शक्लों के मशरूम उगे हुए थे। सुबह होने की कुछ देर बाद ही इवान को एक बहुत ही छोटा सा बूढ़ा मिला। उसकी बहुत लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी और वह एक पेड़ की अजीब सी शक्ल की जड़ पर बैठा हुआ था। उसने उस बूढ़े को अपनी सारी कहानी बताई और पूछा कि वह कैसे माँ रूस की नम जमीन पर वापस जा सकता है। उस बूढ़े ने अपनी एक उंगली से पास में लगे ओक के पेड़ों के एक झुंड की तरफ इशारा किया और बोला, क्या तुम उन ओक के पेड़ों के पीछे खड़ी गोल मीनार देख रहे हो? इवान ने उधर देखा जिधर वह बूढ़ा इशारा कर रहा था, तो पेड़ों के पीछे उसको एक पतली सी मीनार का ऊपर का हिस्सा वहां से झांकता हुआ दिखाई दे गया। वह बोला, हाँ, मुझे वह मीनार दिखाई दे रही है। बूढ़ा आगे बोला, उस मीनार में एक बहुत ही लंबा जादूगर रहता है। वह इतना लंबा है कि उसका सिर तो छत को छूता है। तुम वहां चले जाओ, वह तुमको बताएगा कि तुम वापस रूस कैसे पहुंच सकते हो। इवान ने उस बूढ़े को धन्यवाद दिया और उस लंबी मीनार की तरफ चल दिया जिसमें वह लंबा जादूगर रहता था। जब वह उस मीनार के पास पहुंचा तो उसको लगा कि जो कुछ वह सोच रहा था वह नहीं था, बल्कि वहां तो एक मुलायम सा धुआं था जो उस मीनार की एक बहुत ही छोटी सी खिड़की से बाहर निकल रहा था। वह मीनार के और पास गया और वहां जाकर उसका दरवाजा खोला तो चांदी के जाले के कुछ टुकड़े उसके चेहरे पर आकर पड़े। इससे उसको लगा कि जैसे वह मकड़ियों के हजारों जालों के बीच चलकर आ रहा हो। उसने अपने चेहरे से जितने अच्छी तरह से वह साफ कर सकता था वे छोटे छोटे रेशमी जाले के टुकड़े साफ किए और अंदर जाने से पहले उसने अपनी बहुत जोर से आती हुई छींक को भी रोका जो उन जालों की वजह से उसको आने वाली थी। खुशकिस्मती से दरवाजा बाहर की तरफ खुला, वरना उसको उस मीनार में घुसने में भी बहुत मुश्किल होती, क्योंकि हालांकि वह मीनार बहुत ऊंची थी पर साथ में वह तंग भी बहुत थी। उसमें घुसने के लिए भी इवान को अपने आप को उसकी दीवार से सट कर ही उसके अंदर घुसना पड़ा। जैसे ही वह उस मीनार के अंदर घुसा तो उसको वहां वह जादूगर खड़ा दिखाई दे गया।
उसके अंदर वह लंबा जादूगर खड़ा खड़ा अपनी चांदी जैसी दाढ़ी के बालों को हाथी दांत की कंघी से कंघी कर रहा था। उसके सिर के बाल उसकी दाढ़ी जितने ही लंबे थे, पर उसकी खोपड़ी पर गंजेपन का एक चमकदार चकत्ता था। शायद ये चकत्ता वहां इसलिए था कि उस जगह वह उस मीनार की छत से छूता था। उसने कत्थई रंग की एक थैले जैसी पोशाक पहन रखी थी जिस पर सारे में चांदी के बाल लगे हुए थे। जब उसने इवान को देखा तो उसने अपनी दाढ़ी के बालों में कंघी करना रोक दिया और कंघी को साफ करना शुरू कर दिया। इससे उसके बालों के कई सारे छोटे छोटे बादल खिड़की के बाहर उड़ गए और बहुत सारे बाल उसके कमरे में भी इधर उधर उड़ने लगे। कुछ बाल उसके चेहरे के चारों तरफ भी उड़ने लगे जिससे उसके चेहरे का काफी हिस्सा ढक गया। इससे इवान उसका पूरा चेहरा भी एक बार में नहीं देख सका। इवान से बात करने से पहले जादूगर को अपना गला साफ करने में कई मिनट लग गए। तब कहीं जाकर वह इवान से बड़ी ऊंची आवाज में बोला, किसी ने रूसी हड्डियों को यहाँ आने के लिए नहीं कहा, वे तो यहाँ अपने आप ही आई हैं। ये सुनकर इवान ने थोड़ा इंतजार किया कि शायद वह जादूगर कुछ और बोले, पर वह और कुछ भी नहीं बोला क्योंकि बदकिस्मती से उसके सिर के सामने जादूगर के बालों का एक बहुत बड़ा बादल आ गया था। सो न तो वह कुछ देख ही सका और न ही कुछ बता सका कि वह जादूगर क्या सोच रहा था। इवान ने उस जादूगर को हंसाने की बहुत कोशिश की, जैसे अपनी गर्दन टेढ़ी करके, और उसके चेहरे की तरफ देखकर वह बोला, हाँ वे अपने आप ही आई हैं। उस लंबे जादूगर ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से अपनी दाढ़ी में कंघी करने लग गया। इवान आगे बोला, ओ ताकतवर जादूगर, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं वापस अपनी माँ रूस की नम जमीन पर कैसे पहुंच सकता हूँ? पर वह जादूगर फिर से अपनी कंघी साफ करने लग गया। उसकी कंघी से निकले बालों का बादल काफी तो खिड़की से बाहर उड़ गया, पर काफी फिर भी कमरे में भी उड़ता रहा। कई मिनटों बाद उसने फिर अपना गला साफ किया और अपनी उसी ऊंची आवाज में बोला, माँ रूस की नम जमीन पर पहुंचने के लिए तुमको यहाँ से दाईं तरफ करीब करीब 30 गहरी झील जाना चाहिए। वहां दूर जाकर तुमको एक झोंपड़ी मिलेगी जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी होगी। उस झोंपड़ी में एक बूढ़ी जादूगरनी बाबा यागा रहती है। उस झोंपड़ी में घुसने से पहले तुमको जादू के कुछ शब्द बोलने होंगे। इस बुढ़िया के पास एक गरुड़ चिड़ा है जो तुमको मारूस की नम जमीन तक ले जा सकता है। इवान ने पूछा, और वे जादू के शब्द क्या हैं? ऊपर से आवाज आई, वे तुम्हें पता चल जाएंगे। और उस जादूगर ने फिर से अपना गला साफ करना शुरू कर दिया। उसको अपना गला साफ करते करते फिर मिनटों लग गए और इवान बड़ी उत्सुकता से उन जादू के शब्दों को सुनने का इंतजार करता रहा। उसको जादूगर के ये शब्द सुनकर बड़ी नाउम्मीदी हुई, यहाँ बहुत ही खुशकी है। ये सुनकर तो इवान का अपना गला भी खुश्क होने लगा था। वह बोला, हाँ ये तो है, और कुछ ताज़ा हवा लेने के लिए वह उस मीनार के बाहर निकल आया। उसकी समझ में यही नहीं आया कि जादूगर के उन जादू के शब्दों से उसका क्या मतलब था। शायद उसको कुछ गलती लग गई होगी क्योंकि वह ये सब कैसे जान सकता था। फिर उसने सामने की तरफ देखा तो उसको सामने कुछ झीलें दिखाई दी, सो वह वहीं उनके आसपास चक्कर काटता रहा। उसको वहां उनके आसपास चक्कर काटते हुए और यह गिनते हुए कि वे वाकई में 30 झीलें थीं कई दिन बीत गए क्योंकि दूर उसको कई और भी झीलें दिखाई दे रही थीं। उसको ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसने उन झीलों को ठीक से गिन लिया था या नहीं। पर हाँ, उसको 30 झीलें गिनने के बाद जब 30वीं झील के किनारे एक झोंपड़ी दिखाई दे गई जो मुर्गे की टांगों पर खड़ी थी तो उसको लगा कि उसने उन झीलों को ठीक ही गिना था। जब वह उस झोंपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह झोंपड़ी तो घूमे जा रही है और वह तो बहुत तेजी से घूम रही है। और वह केवल तेजी से घूम ही नहीं रही है बल्कि बहुत जोर की ची ची की आवाज भी कर रही है। उस ची ची की आवाज से तो उसके कान ही फटे जा रहे थे। उसके घूमने की आवाज और इस ची की आवाज दोनों ने मिलकर तो उसका सिर बहुत भारी सा कर दिया। फिर पता नहीं कहां से उसके दिमाग में वे जादू के शब्द आ गए जिनको उसे उस झोंपड़ी में घुसने से पहले बोलना था और उसने उनको गाना शुरू कर दिया। ओ छोटी झोंपड़ी, तुम अपना दरवाजा मेरी तरफ करो और मुझे अंदर आने दो। अचानक घूमती हुई झोंपड़ी रुक गई। उसकी आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई और वह एक लंबी सी ची की आवाज करके रुक गई। उसकी टांगें इतनी नीचे को झुक गई कि वह झोंपड़ी जमीन से आकर लग गई। अब उसका दरवाजा इवान के सामने था। अचानक एक लंबी सी उसास के साथ उस झोंपड़ी का दरवाजा खुला। इवान सोचने लगा, यह मैंने कैसे किया? पर फिर उस झोंपड़ी में घुस गया। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि बाबा यागा अपनी पुराने धन की ईंटों की अंगीठी पर लेटी हुई है। वह खर्राटे मार रही थी। उसकी लंबी नाक छत को छू रही है। पर फिर एक पल में ही उसने अपनी लंबी नाक इवान की तरफ की और बोली, मुझे यहाँ किसी रूसी हड्डी की खुशबू आ रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
इवान ने डर से कांपते हुए इधर उधर देखा कि वह ये किससे पूछ रही थी। फिर यह समझते हुए कि वह यह उसी से कह रही थी, वह हकलाते हुए बोला, लंबे जादूगर ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा है ताकि मैं आपके गरुड़ पर सवार होकर अपनी माँ रूस की नम जमीन पर जा सकूं। बाबा यागा वहीं से चिल्लाए, ओ रूसी हटी, बाहर बागीचे में जाओ और वहां जाकर उस स्त्री को ढूंढो जो 7 दरवाजों की चौकीदार है। उससे चाबी लो और उन 7 दरवाजों को खोलो। जब तुम आखिरी दरवाजा खोलोगे तो वह गरुड़ अपने पंख फड़फड़ाएगा। अगर तुम उससे डर नहीं गए तो तुम उसकी पीठ पर बैठकर उड़कर वहां जा सकते हो। और हाँ, मेरे उस पालतू चिड़े के लिए काफी सारा मांस ले जाना मत भूलना। इवान सोच रहा था, कौन सा बागीचा, ये किस बागीचे की बात कर रही है, क्योंकि वह जानता था कि उसके घर के बाहर तो कोई बागीचा था ही नहीं, वहां तो केवल जंगल था। पर यही सोचते सोचते जब वह बाहर निकला तो ये देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वहां से सारी झीलें गायब हो चुकी थीं और वहां अब एक बहुत सुंदर बागीचा था और वह उसमें खड़ा था। उस बागीचे के चारों तरफ एक बहुत पुरानी दीवार थी जिसमें 7 ठोस ओक की लकड़ी के दरवाजे लगे थे। एक बहुत ही भयानक शक्ल वाली स्त्री उन 7 दरवाजों की चौकीदारी कर रही थी। हालांकि उसका तो ये सब देखकर ही दिल डूबने लगा, पर फिर उसने सोचा कि अगर मैंने बाबा यागा से बात कर ली और मुझे कुछ नहीं हुआ तो ये स्त्री उससे ज्यादा बुरी तो नहीं हो सकती। पर जब वह उसके कुछ फीट पास तक आ गया तो अचानक ही उसने एक बड़ी सी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में वहशीपना छा गया। ये देखकर इवान का तो जैसे खून ही जम गया। वह वहीं से चिल्लाया, बाबा यागा ने मुझसे तुमसे चाबी लेने के लिए कहा है। ये सुनकर उस स्त्री ने अपने हाथ से तलवार छोड़ दी और उसका स्वागत किया। वह उसके यात्रा के लिए कुछ खाना पीना और कुछ और सामान लेकर आई। इवान ने बाबा यागा का कहा माना सो वह निडर होकर गरुड़ की पीठ पर बैठ गया और उससे जितना भी मांस लिया जा सका उतना मांस उसके लिए उसने ले लिया। कुछ समय बाद इवान को भूख लगने लगी तो उसने सोचा कि मैं उस मांस में से थोड़ा सा मांस खा लेता हूँ। हमारे पास तो हम दोनों के लिए जितना मांस चाहिए उससे कहीं ज्यादा मांस है। सो उसने उसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया। जब वे लोग कुछ देर तक उड़ चुके तो गरुड़ ने अपनी बटन जैसी पीली पीली आंखें इवान की तरफ घुमाई तो इवान ने उसको कांपते हाथों से मांस का एक टुकड़ा खिला दिया। गरुड़ ने भी उसे इवान के हाथों से छीनकर एक ही बार में खा लिया। उस उड़ान के दौरान ऐसा कई बार हुआ कि जब भी गरुड़ ने उसकी तरफ देखा तभी उसने उसको मांस खिलाया, पर हर बार उसे लगा कि वह गरुड़ तो अपनी तेज चोंच से उसका हाथ ही काट लेगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। जल्दी ही सारा मांस खत्म हो गया, पर रास्ता तो अभी बाकी था। गरुड़ ने फिर इवान की तरफ देखना शुरू किया। अब इवान को तो मालूम था कि उसके पास जितना मांस था वह सब खत्म हो गया था, सो वह उस पर चिल्लाया, घूमकर देखो अब सारा मांस खत्म हो गया, तुम्हारे लिए अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इस पर गरुड़ ने उसको अपनी तेज निगाहों से घूरा। इवान ने भी उसको घूरा, पर उसका तो एक एक जोड़ कांप रहा था। इवान को लगा कि यह गरुड़ तो पता नहीं कब तक उसको इस तरह से घूरता रहेगा, पर उसने देखा कि जल्दी ही उसने अपना मुंह फिरा लिया और इवान ने शांति की सांस ली। अचानक एक ची की आवाज के साथ, जिससे इवान का खून तो बस जम सा ही गया, गरुड़ ने एक बार फिर अपना सिर घुमाकर इवान की तरफ देखा और उसकी गर्दन से मांस का एक टुकड़ा काट लिया। इवान ने देखा कि वे उस समय एक खोखली नली में से ऊपर की तरफ उड़ रहे थे। इवान तो इस सब से इतना डर गया और उसे इतना धक्का लगा कि उसे अपनी गर्दन में से मांस निकाले जाने का जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ। अब उसको ये लगने लगा कि यह गरुड़ तो उसको ही टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। तो उसने तय किया कि अब की बार अगर उसने उसकी तरफ देखा तो वह उसके ऊपर से कूद नीचे पड़ेगा। उसको सपने में लगा कि वे उस खोखली नली में से दूर, बहुत दूर किसी रोशनी की तरफ उड़े जा रहे हैं। उसने देखा कि जब वे उस नली के आखिरी सिरे पर पहुंचे तो वह गरुड़ काले संगमरमर की चट्टान के पास उतर रहा था। इवान तुरंत ही उसकी पीठ से नीचे लुढ़क गया। वह नम घास पर लेट गया और सोचने लगा कि अब तो ये गरुड़ बस उसको खा ही जाएगा। पर यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ जब उसको खाने की बजाय वह उसके गले के मांस का टुकड़ा जो उसने खा लिया था वापस लाया और इवान से कहा कि वह उसको अपने घाव के ऊपर रख ले, इससे उसका घाव भर जाएगा। इसके बाद वह उस खोखली नली से होकर वहां से चला गया। इवान ने ऐसा ही किया। उसका घाव कुछ पलों में ही भर गया। सूरज की किरणों की गर्मी से इवान के शरीर में कुछ जान सी आई और उसने अपने अंदर ताकत महसूस की। जब वह वहां लेटा हुआ था तो सूरज की एक किरण उसकी एक अंगूठी पर पड़ी। तब उसे याद आया कि वह कहाँ था और अब कहाँ है। उसने झुककर मारूस की नम जमीन को चूमा और देखा कि उसकी खाल और उसके कपड़े सब कुछ सामान्य रंग के हो गए हैं। भगवान की प्रार्थना कहकर वह अपने घर को वापस चल दिया।
घर आकर उसने देखा कि तीनों जारेवना उसके माता पिता के घर में उसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि वह ऊपर की दुनिया में आ गई थी इसलिए उनके ऊपर पड़ा जादू भी टूट गया था। इवान के माता पिता को बता दिया गया था कि उसके बड़े भाइयों ने उसके साथ क्या किया था। उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। इवान ने उनसे प्रार्थना की कि वे उसके भाइयों को माफ़ कर दें और उनको फिर से घर में बुला लें। उसके माता पिता ने उसकी प्रार्थना पर उनको घर वापस बुला लिया। इवान ने सोने के राज्य वाली जारेवना से शादी कर ली और फिर उनके कई बच्चे हुए। दूसरी जारेवनाओं ने भी शादियां कर ली पर इवान के भाइयों के साथ नहीं। इवान के भाई भी अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहे।